हेलो एवरीवन, मैं सैफान अली स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी क्लासेस 2.0 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल से बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो बच्चों, क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी क्लासेस 2.0 पर और साइंटिफिक थ्योरीज़ को आसानी से हल करना सीखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न इसमें बनने वाले हैं। वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बच्चों, लोहा एवं पहला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आपके सामने इस क्वेश्चन में आपको एक भी आंसर नहीं दिख रहा होगा, कोई भी ऑप्शन से नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उनका जवाब देना होगा आपको। आप अपने आंसर्स का जवाब हमें कमेंट करके दे सकते हैं और इस प्रश्न का जो आंसर है वो हम आपको अभी बता देते हैं। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए तो जिस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जिंक कहते हैं। उसे जिंक कहते हैं। जिंक मतलब जस्ता। ये क्या होता है? जस्ता होता है। तो इसी जस्ते की जो है पतली सी परत जो है इस्पात के बर्तनों पर चढ़ाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है, तो वह कैसे बनाया जाता है? एनोड, ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड या ऑप्शन सी अपघाटय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत अपघटनी होती है, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, उसमें अशुद्ध बनाए धातु बनाने की जो प्रक्रिया है, शुद्ध अशुद्ध धातु बनाने की प्रक्रिया है, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो पहले तो आप आंसर देख लें, फिर मैं आपको इसको डिटेल से समझाता हूँ कि आखिर इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों, इसमें होता क्या है? तो जब हम पानी में हम बिजली को डालेंगे यानी कि करंट को डालेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में बढ़ जाता है। मतलब जो एनोड और कैथोड में बढ़ जाता है। जो यहाँ पे लिखा है आपका ना, एनोड और कैथोड, इस दो भागों में बढ़ जाता है। क्या? हाइड्रोजन और आपका ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं ये किस प्रकार से बनता है। तो मान लीजिए ये जल भरा हुआ है किसी टब में, और इसमें जो है ना दो एनोड और कैथोड की छड़ लगा दी जाती है। इस तरह से मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसका मतलब जो है प्रयोग कर रहा हूँ। अब दो, और ये वाला भाग जो होता है वो प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। ठीक है ना? तो यही आपसे पूछा गया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। तो इन ये जो एनोड और कैथोड है ना, इसमें कौन सा जो अशुद्ध धातु के लिए होता है और कौन सा शुद्ध धातु के लिए होता है? तो ये पूछा गया। तो अशुद्ध धातु के लिए जो बनाया जाता है वह किसको बनाया जाता है? एनोड, यानी कि एनोड जो होता है वह अशुद्ध धातु के लिए होता है। और ये जो कैथोड होता है, कैथोड कैसा होता है? माइनस में होता है। तो जो कैथोड होता है ये शुद्ध धातु के लिए होता है। बस आप अभी के लिए इतना समझ लो। यही आपसे पूछा गया है कि जो एनोड और कैथोड होते हैं उनमें से कौन सा अशुद्ध के लिए प्रयोग होता है, कौन सा शुद्ध के लिए। तो कैथोड हमेशा शुद्ध होता है और जो हमारा एनोड होता है वह हमेशा अशुद्ध होता है। बस ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इनको आप ध्यान में रखना। अगर आपको अशुद्ध धातु को प्राप्त करना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? तो अब आप बता सकते हैं कि किसका प्रयोग करना होगा। अगर अशुद्ध धातु को प्राप्त करना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अशुद्ध धातु का प्रयोग करने के लिए आपको एनोड का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपको शुद्ध धातु प्रयोग करना
अगर आपको शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो आपको कैथोड का इस्तेमाल करना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड का प्रयोग होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम जो धातु होती है ना, यह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। और इसको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? तो के से। के मतलब पोटेशियम। अगला प्रश्न है, इक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो जो इक्वारेजिया होता है इसमें पूछा गया किस अनुपात में आपका जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किस अनुपात में होता है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा मिश्रण होता है वो इसमें अनुपात अम्ल का जो है अनुपात पूछा गया है कि किस अनुपात में होता है। तो पहले तो आप इसका आंसर देख लो। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 3:1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ऐसे तो आप भूल जाते हो कि भाई 3:1 होगा या 1:3 होगा। तो इसका अगर आपको सूत्र पता होगा ना तो आप बच्चों कभी भूलने वाले नहीं हो। अक्सर बच्चे इस प्रश्न में फंस जाते हैं कि 3 अनुपात है या फिर 1:3 है। और अगर आपको रेजिया का अगर फार्मूला आपको आता है ना तो आप इसमें फंसने वाले नहीं हो। तो चलो इसको बताते हैं कि इसका एक्वारेजिया का फार्मूला क्या होता है। एक्वारेजिया, तो इसका फार्मूला होता है 3HCl प्लस HNO3। क्या होता है? HNO3। ये जो होता है ना ये इसका फार्मूला होता है। अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं, ये आपका क्या है? यही तो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसका अनुपात क्या बन रहा है। ये देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये 3 का अनुपात हो गया, 3:। और ये जो नाइट्रिक अम्ल दिया है तो यहाँ पे इसका तो कुछ दिया नहीं है कि 3 होगा या कितना अनुपात होगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर 1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 है और नाइट्रिक कितना है? 1 ही है। तो यहाँ पे अनुपात आपका बन के कितना आ गया? ये अनुपात बन के आ गया 3:1। अगर आपको इसका सूत्र याद है तो फिर आपका आपको ना इसका अनुपात भी क्लियर ही रहेगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। और अगर इसको घुमा सकता है प्रश्न को तो वो क्या कर सकता है? इसको यहाँ ला के रख सकता है और इसको यहाँ ला के रख सकता है। तो अनुपात पलट जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है, और ऐसा क्यों? क्योंकि क्या कारण होता है? यही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ खाद्य पदार्थ डिब्बे होते हैं जिसमें भोजन या फिर कुछ रखा रहता है, नाश्ता वगैरह। तो इस तरह के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है। यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि जिंक के बजाय इसमें टीन का प्रयोग किया जाता है। और खाने वाले पदार्थों के डिब्बे जैसे कि हॉर्लिक्स होता है आदि में उसमें जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है बल्कि टीन का लेप लगाया जाता है। और कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, इसी की वजह से इसमें टीन का लेप लगा होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या फिर एनोडीकरण
या ऑप्शन सी समृद्धिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है एनोडीकरण। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं एनोडीकरण। यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं जो एल्युमिनियम की छड़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, इस पे एक ऊपर से पतली सी परत जो चढ़ी हुई है ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी को कहते हैं एनोडीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी कि बहुत ही कम। यही पूछा गया है कि किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है। तो आपको आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको आंसर का जवाब देना है। तो बच्चों कमेंट में आप आंसर ज़रूर किया करिएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जो धातु होती है ना, उसका गलनांक सबसे कम होता है। और सोडियम किस तरह की दिखती है ये आप देख सकते हैं, सबसे कम गलनांक वाली। वैसे तो धातुओं का गलनांक बहुत ही उच्च होता है, लेकिन कुछ कुछ धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे आंसर भी कर रहे होंगे आप। तो सोडियम के अलावा और एक धातु कौन सी होती है? वो पोटेशियम होती है। तो ये जो 2 धातुएं हैं ना, इनका जो गलनांक है वो सबसे कम होता है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं उनका गलनांक बहुत उच्च स्तर पर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। कोई एक है जो आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक क्या मतलब क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होता है ना, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक इक्वल टू होता है धातु प्लस अधातु। आप इस तरह से याद रखें ना, तो आपको ये प्रश्न आपका कभी गलत होने वाला नहीं है। एक्चुअल में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? धातु प्लस अधातु का मिश्रण होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं आयनिक यौगिक। तो अब इस देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। क्या HCl आयनिक यौगिक है? तो क्या इसमें भाई कोई धातु है? नहीं नहीं, ये तो अधातु हो गया, क्योंकि इसमें तो कोई धातु नजर आ ही नहीं रही है, तो ये तो है नहीं। CCl4 क्या ये है? ना, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या है? तो बच्चों इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये CCl4 जो है ना, ये क्या है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी आप याद रखें, इसका नाम यह कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसमें भी कोई धातु नहीं है, क्योंकि हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो धातु प्लस अधातु का मिश्रण होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर सी KCl, तो जी हाँ, आंसर ये आपका यही सी सही हो जाएगा, क्योंकि के क्या है? पोटेशियम है, और Cl क्या है? क्लोरीन है। तो एक धातु है और एक क्या है? एक अधातु है। तो देख सकते हैं आपको आंसर, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी KCl क्या है? यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। इसी प्रकार से एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे ये आपका तो हो गया पोटेशियम और क्लोरीन। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम MnM। बस इसको आप देख लेना। चलिए अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वह आपका होता है एल्युमिनियम का। तो जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23, 26, 25 या फिर 24? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन आर आपको बताना होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन आर 23, 26, 25 या फिर 24? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा 26, यानी कि 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। और ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको लिख कर याद कर दो, याद कर लो पूरी तरह से। ये अक्सर जब अगर परमाणु संख्या पूछी जाती है तो अक्सर
ये जो आपका लोहे वाला परमाणु संख्या है ना, अक्सर पूछ ही देता है, और धातु के चैप्टर में तो लगभग यही पूछ ही लेता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या सिनेबार किस में परिवर्तित होता है? तो ऑक्साइड में। तो पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? ये आपसे पूछा गया है। जब सिनेबार को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में वह परिवर्तित हो जाता है, पर अगर उसे पुनः से गर्म किया जाएगा तो वो कोई धातु में अपचयित हो जाएगा। बस वही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताएं। तो बच्चों ये सिनेबार क्या होता है? तो सिनेबार का ये जो सिनेबार है ना, ये होती इसी पारे को जो है ना सिनेबार कहते हैं, पारा को। और पारा का संकेत क्या होता है? संकेत क्या होता है पारा का? तो पारा का संकेत होता है Hg से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसका संकेत क्या है? Hg। तो अब प्रश्न में जो पूछा गया है कि कौन सी धातु है जो अपचयित होगी? तो अपचयित होने वाली जो धातु है वह यही है पारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इमेज में देख भी सकते हैं। ये जो पारा होता है ना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अपक्रिया करता है तो वह कौन सा उत्पाद बनाता है? ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 अपक्रियाएं भी दी गई हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही है। Na2ZnO2+H2 ये क्या है? तो बच्चों ये सोडियम जिंकाइड है जो बनाता है। मैं आपको देखो यहाँ पे आपको समीकरण बना के ही दिखा देता हूँ। आपका ये हो जाएगा NaOH अब प्लस Zn क्या होगा? प्लस Zn। अब अगर इससे अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? तो बच्चों ये बन जाएगा आपका Na2ZnO2। ये आपका निकल के आएगा। तो बस यही क्या है आपका? तो यही आपका सोडियम जिंकाइड है। सोडियम जिंकाइड निकल कर आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में यही पूछा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये सोडियम जिंकाइड बनता है। मैंने आपको अपक्रिया करके भी दिखा दी है, आप इसे कॉपी पे नोट कर लें। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न है, लोहे से जिंक लेपित करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? लोहे से जिंक लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वनीकरण। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये प्रश्न आता ही आता है बच्चों। गैल्वनीकरण कहते हैं और इसको और क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोलेंगे जस्तीकरण। ये भी आप कहीं नोट कर लें। इसको वो क्या बोलते हैं? जस्तीकरण को ही गैल्वनीकरण बोलते हैं। वो इंग्लिश है ये और ये हिंदी में आपका नाम हो गया। तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है एग्ज़ाम के समय में कि आपको हो सकता है गैल्वनीकरण ना दे के जस्तीकरण दे दिया जाए। तो आप दोनों तरफ से याद करें इसको कि गैल्वनीकरण अर्थात जस्तीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिक अपक्रियाशील है? तो 4 आपके सामने तत्व दिए गए हैं और इन्हीं तत्वों में से बताना है कि सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन सी धातु है या कोई तत्व है। कौन निम्न में से कौन सबसे अधिक जो है अधिक अपक्रियाशील है? तो बच्चों जो कॉपर होता है ना Cu, यह सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु जो है तत्व होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आपके पास जो लिस्ट दिखाई पड़ रही है ना, ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें क्योंकि आपको इसी से पता चलने वाला है कि कौन सी धातु अधिक अपक्रियाशील होती है, कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है। और यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील कौन सी धातु होती है वो भी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। जो इम्पोर्टेंट धातुएँ या जो तत्व हैं उनके बारे में इस लिस्ट में बताया गया है और ये NCERT से ली गई है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर वाली धातु हैं सबसे अधिक अपक्रियाशील, और जो बीच वाली ये वाली जो है ना धातुएं ये सबसे अधिक अपक्रियाशील हैं, और बीच वाली आपकी घटते क्रम में आ जाएंगी तो कुछ कम क्रियाशील होंगी, और जो सबसे नीचे आती हैं ना
वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो कहाँ पर है, यहाँ पे कॉपर को दिखाया गया है। तो इन धातुओं के हिसाब से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो जो हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो विद्युत अपघटन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होता ही है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि एनोड के रूप में या कैथोड के रूप में या दोनों तरह से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब विद्युत अपघटन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो एनोड और कैथोड लगाते हैं दो, मैंने आपको अभी बताया था, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ इस प्रश्न को। ये जब इसकी विधि बनाई जाती है ना तो आप देखेंगे कि ये कोई एक कीप है, इसमें आपका जल भरा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इसमें दो छड़ लगाई गई हैं। एक छड़ का नाम है एनोड और दूसरी का नाम है कैथोड। तो ये जो एनोड वाला होता है ना, ये जो एनोड है ना, ये कैसा है आपका प्लस चार्ज में है, और ये आपका कैथोड है, ये माइनस चार्ज में है। सबसे पहले तो आपको यही बात आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये माइनस है, ये प्लस है। अब होता क्या है, तो एनोड कैथोड लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, पानी में करंट डालते हैं, इस पानी में विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं, जो ये पानी भरा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, और ये चीज़ एक चीज़ और, यह जैसे आपका बायां हो गया और ये क्या हो गया, दायां हो गया। आप इस तरह से बना के कॉपी में नोट कर लें, आप अच्छे से बना लें, मैंने आपको जल्दी में बता दिया है। तो जो करंट डालते हैं ना, तो फिर क्या होता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होगा, यहाँ से प्लस से, यानी कि एनोड से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो अपघटन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह एनोड होता है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कैसी होती हैं। जो धातुएं होती हैं वह विद्युत की कैसी होती हैं, ऊष्मा और विद्युत दोनों के बारे में पूछा है। तो दोनों जो धातुएं होती हैं वो दोनों कैसी होती हैं, तो ये दोनों चालक होती हैं, विद्युत की भी और ऊष्मा की भी। अच्छा मान लीजिए कि जैसे ऊष्मा की बात हो रही है, अगर आप सूर्य के प्रकाश में किसी बर्तन को रख दें, अगर आप सूर्य के प्रकाश में किसी बर्तन को, मान लो ये थाली है, इसको आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा, तो यह गर्म हो जाएगी, अर्थात इससे पता चल रहा है कि यह ऊष्मा को ग्रहण कर रही है। तो यह ऊष्मा की कैसी हो गई, चालक हो गई। और इसमें अगर आप कोई एनोड जोड़ देंगे भाई, तार लगा देंगे, तो उसमें करंट धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो वह क्या हो गई कि विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक हो गई। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं। तो बच्चों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपकी दी गई है आवर्त सारणी, और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो धातुएं होती हैं वह आवर्त सारणी में उनको किस ओर स्थित, मतलब किस ओर रखा गया है। तो यह बाईं ओर केंद्रित होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो हमारी धातुएं होती हैं ये आपका बायां है, ये अभी आपको बताया, आप यहाँ देख लें। और ये वाला साइड जो है आपका इधर वाला वो दायां है और ये साइड बायां है। तो जो धातुएं होती हैं वो बाईं ओर होती हैं। आप यहाँ मेटल देख भी सकते हैं, जितनी भी आपको दिख रही हैं मेटल वो आप देख सकते हैं, और बीच की ओर स्थित होती हैं, दाईं ओर और बीच में स्थित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर केंद्र में। यहाँ किनारे पे नहीं, ये बाईं ओर केंद्र में होती हैं। अगला प्रश्न है, SI, GE और AS और SB तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं। अच्छा तो SI क्या हो गया, सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, AS आर्सेनिक, और SB यानी कि जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सुबेडियम, जो SB है ना इसको सुबेडियम बोलेंगे। तो इन जो ये आपकी जो धातुएं दी गई हैं चार, पूछा गया है ये तत्व क्या कहे जाते हैं, क्या यह क्रियाशील धातुएं होती हैं या अभिक्रियाशील, या ये अधातु हैं या उपधातु हैं। और ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो आपके सामने चार गिवन है ना, ये चारों के चारों क्या है, ये उपधातु हैं। और उपधातु कौन होती हैं,
ये मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना। चलिए अभी आगे अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर होती हैं? तो अभी धातुओं के बारे में पूछा गया था, जो कि आवर्त सारणी में बाईं ओर बीच में स्थित होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धातुएं दाईं ओर और धातुएं बाईं ओर। बस आप इतना याद रख लो। अगला प्रश्न है कि सोने की धात्विक चमक कैसी होती है? सोने की धात्विक चमक कैसी होती है? तो क्या सफ़ेद होती है, या फिर लाल भूरा वर्ण होती है, या पीट वर्ण होती है? तो जाहिर सी बात है, पी से पीला पीट वर्ण ही होती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। पीट वर्ण आपने देखा होगा कि जो सोना होता है ना, तो पीला ही तो होता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है ना, वह धात्विक प्रकृति कैसी होती है, जो चमक होती है वह पीली सी होती है। चित्रण में आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोने की धात्विक चमक कैसी होती है? यह अभी प्रश्न रिपीट हो गया है। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, पूछा गया है, वही क्या होता है? क्या वह सिल्वर क्लोराइड होता है, या सिल्वर सल्फाइड, या फिर सिल्वर नाइट्रेट, या इनमें से कोई नहीं? तो जो चांदी के बर्तन या गहने जो वायु में खुला छोड़ दिए जाते हैं, तो उनमें जो परत चढ़ती है ना, वह होती है सिल्वर सल्फाइड की। तो यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड की परत होती है। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, तो धातु का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। पूछा गया है कि 1 ग्राम, आपने देखा होगा कि सोना जो होता है ना, उससे बहुत सारे आभूषण आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो है ज्वेलरी तैयार की जाती है। बट इसमें आपको शायद आपको ना पता हो, आपकी नई नई क्लास है, जैसे आप अभी बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम आप देंगे, तो अभी आपको 9th में उतनी नॉलेज नहीं हुई है। तो आप इस बात को ध्यान रख लें कि दुनिया में एक ऐसी धातु है जो है सोना, और इसकी तन्यता यानी कि खिंचाव बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पे पहले तो आप आंसर देख लें, इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा, तन्यता मतलब खिंचाव। अगर जो 1 ग्राम सोना है ना, तो इसको अगर खींचा जाए ना, तो 2 किलोमीटर लंबी इस तरह की कोई एक क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी 2 किलोमीटर तक। आप समझ सकते हैं आपके कितना इसमें तन्यता और यानी कि खिंचाव होता है। जब 1 ग्राम लेंगे तो 2 किलोमीटर तक। वैसे ही आप जोड़ सकते हैं कि अगर ये सोना 1 केजी हो ना, तो फिर आप समझ लो ये 2 किलोमीटर से आप गुणा कर दो, आपका निकल आएगा कितना ज़्यादा इसमें जो है ना तन्यता होती है। और यही कारण है कि इससे आभूषण को बनाने में आसानी। लेकिन एक बात है, जो ये सोना होता है ना, तो ये जो 24 कैरेट का सोना होता है, इससे तो कतई आपके आभूषण तैयार हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी अशुद्धता को मिलाना पड़ता है, जैसे कि तांबा या पीतल जो भी मिला देते हैं, तो उसका जो रूप बनता है ना वो 22 कैरेट का होता है। आगे प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको समझ में ये बात आएगी। तो जो 22 कैरेट का हमारा सोना होता है ना, उससे आभूषणों को तैयार किया जाता है। 24 कैरेट का ये शुद्ध सोना होता है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए सिलेबस के साथ, नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।